नमस्कार। अगर सीयूईटी इकोनॉमिक्स के पेपर में एक शानदार स्कोर का लक्ष्य है तो प्रोड्यूसर थ्योरी को समझना बेहद जरूरी है। ये उन फाउंडेशनल टॉपिक्स में से एक है जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। इसमें महारत हासिल करने का मतलब है कि टॉप यूनिवर्सिटीज के एक कदम और करीब पहुंचना। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ एक एग्जाम पास करने की नहीं है। सीयूईटी असल में एक बहुत बड़ा मौका है। एक ऐसा मौका जो देश के सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक्स प्रोग्राम्स के दरवाजे खोलता है, और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सही मायने में उस सफलता की चाबी है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे सीयूईटी की असल चुनौती क्या है, फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन के राज खोलेंगे। इसको आसान बनाने के लिए हम एक बड़ी मजेदार क्रिकेट एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। फिर बात होगी लॉन्ग रन की, और सबसे आखिर में देखेंगे कि इस सारी जानकारी को परीक्षा में अच्छे मार्क्स में कैसे बदलना है। देखिए, सीयूईटी परीक्षा रट्टा मारने वालों का खेल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ मांगती है, और जब बात प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई जैसे बेसिक यूनिट्स की आती है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही सब कुछ है, वही गेम चेंजर है। अक्सर यहीं आकर गाड़ी थोड़ी अटक जाती है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सुनने में भारी भरकम लगता है और कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है, पर सच तो ये है कि ये प्रोड्यूसर के व्यवहार को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन की दुनिया में स्वागत है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक टी शर्ट की फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, जो मशीनें हैं, वो सब फिक्स्ड है। उन्हें रातों रात नहीं बदला जा सकता, है ना? लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वर्कर्स यानी लेबर की संख्या को आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। बस यही शॉर्ट रन का मूल आइडिया है। और यहीं पर एंट्री होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। जब उस फिक्स्ड फैक्ट्री में एक एक करके वर्कर्स को जोड़ा जाता है तो शुरुआत में हर नया वर्कर प्रोडक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी करता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब फैक्ट्री में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाती है तो हर नए वर्कर का योगदान घटने लगता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अच्छा, अब जरा इस डेटा पे नजर डालते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट को और भी क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए, जब लेबर 1 से 3 तक बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी, जो हर नए वर्कर का कंट्रीब्यूशन है, वो 10 से बढ़कर 16 हो जाता है ना? लेकिन जैसे ही चौथा वर्कर आता है, एमपी सीधा 10 पर गिर जाता है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे शुरुआत में तो स्पेशलाइजेशन से फायदा मिलता है, पर बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स अपना असर दिखाने लगता है। अगर एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी के बीच का रिश्ता अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए इसको समझने के लिए एक टी20 क्रिकेट मैच की मदद लेते हैं। ये एनालॉजी सब कुछ एकदम साफ कर देगी। जरा सोचिए, मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी कुछ और नहीं बल्कि किसी एक ओवर में बने हुए रन हैं, और एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी वो औसत रन रेट है जो मैच जीतने के लिए चाहिए। अब देखिए इनका रिश्ता कितना आसान हो जाता है। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। सोचिए, टीम को जीतने के लिए चाहिए 10 रन प्रति ओवर का औसत। ठीक, ये हो गया हमारा एपी। अब एक ओवर में ताबड़तोड़ 18 रन बन जाते हैं, यह है हमारा एमपी। तो क्या होगा? अरे भाई, जाहिर सी बात है, टीम का ओवरऑल एवरेज तो ऊपर जाएगा ही। जब तक उस एक ओवर का प्रदर्शन यानी एमपी औसत यानी एपी से ज्यादा है, वो पूरे एवरेज को ऊपर खींचता रहेगा। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। मान लीजिए जरूरी रन रेट 10 का है, लेकिन एक ओवर बहुत खराब गया और उसमें सिर्फ 4 रन ही बन पाए। नतीजा, औसत रन रेट नीचे आ जाएगा। तो नियम एकदम साफ है। जैसे ही मार्जिनल प्रदर्शन यानी एमपी औसत प्रदर्शन यानी एपी से नीचे जाता है, वो पूरे औसत को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। और यही वजह है, यही वो शानदार लॉजिक है जो हमें इकोनॉमिक्स के ग्राफ में दिखाई देता है। जब तक एमपी एपी से ऊपर है, एपी कर्व ऊपर चढ़ता रहता है। जिस पल एमपी एपी के बराबर होता है, एपी अपने पीक पर, अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। और जैसे ही एमपी नीचे गिरता है, एपी भी गिरने लगता है। यह एक बहुत ही जरूरी विजुअल पहचान है, याद रखने वाली बात है। चलिए अब गियर बदलते हैं और शॉर्ट रन से निकलकर लॉन्ग रन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के हाथ खुले होते हैं, उसके पास पूरी आजादी है। वो न सिर्फ ज्यादा वर्कर्स रख सकता है, बल्कि एक नई और बड़ी फैक्ट्री भी बना सकता है। मतलब यहां पर सभी इनपुट्स वेरिएबल हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यहां पर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल की। यहां सवाल ये है कि अगर हम लेबर
और कैपिटल दोनों को डबल कर दें तो हमारा आउटपुट कितना बढ़ेगा? क्या वो भी डबल होगा, डबल से ज्यादा होगा या फिर डबल से कम रह जाएगा? तो रिटर्न्स टू स्केल 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें इनपुट्स को दुगना करने पर आउटपुट दुगने से भी ज्यादा बढ़ता है। ऐसा अक्सर बेहतर स्पेशलाइजेशन की वजह से होता है। दूसरा, कांस्टेंट रिटर्न्स। इसमें आउटपुट ठीक दुगना होता है, बिल्कुल बराबर। और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें आउटपुट दुगने से कम बढ़ता है, जो अक्सर बहुत बड़े स्केल पर मैनेजमेंट की चुनौतियों की वजह से होता है। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस सारी नॉलेज को CUET परीक्षा में अच्छे मार्क्स में कैसे बदला जाए? चलिए देखते हैं कि एग्जाम में ये टॉपिक्स असल में किस तरह से सामने आते हैं। देखिए, परीक्षा में कई तरह के सवाल आ सकते हैं। हो सकता है कोई सीधा साधा परिभाषा आधारित सवाल हो, या फिर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दी जाए जिसमें डेटा टेबल से MP और AP कैलकुलेट करना हो। कभी कभी ग्राफ देकर कर्व्स के बीच के रिलेशन पर सवाल पूछ लिया जाता है, या फिर असर्शन रीजनिंग वाले ट्रिकी सवाल भी आ सकते हैं। हर तरह के सवाल के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर के व्यवहार को समझना इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मजबूत पिलर है, पर यह तो बस सफर की शुरुआत है। अर्थव्यवस्था एक विशाल और आकर्षक पहेली की तरह है, जिसके कई टुकड़े हैं। इस ज्ञान के साथ अब सवाल ये उठता है कि इस पहेली का अगला टुकड़ा